हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, संकल्प सीरीज का आज पार्ट 25 है। जो लोग नए जुड़े हैं वो इससे पहले के 24 पार्ट हो चुके हैं, उनको जरूर देखिएगा। निश्चित ही आपको उत्तराखंड के सभी पेपरों में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कुल आपके 20 प्रश्न होते हैं, कुछ अतिरिक्त फैक्ट जुड़ के 30 से 40 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टिप्पण है क्या। इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए, जब कोई पत्र या फाइल आती है तो उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में संबंधित अधिकारी या सहायक को जो टिप्पणी दर्ज करते हैं उसे टिप्पण कहते हैं। ठीक है, उसे टिप्पण कहते हैं। अब आगे इसमें मुख्य उद्देश्य पूछा था, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, मामलों में प्रकाश डालना, नहीं ये तो नहीं था। ऑप्शन बी, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, ये भी नहीं है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है इसका ऑप्शन सी, मामलों को नियमानुसार निपटाना, या हम ये कह सकते हैं मामलों को जल्दी और सही तरीके से सुलझाना, ये आपका टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि टिप्पण के कितने प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं टिप्पण के हैं आपके 2 प्रकार। ठीक है, एक अंतराविभागीय और एक अंतःविभागीय। लिख दूं मैं यहाँ पे, एक है अंतराविभागीय, ठीक है, और दूसरा है अंतविभागीय, विभागीय। ठीक है, तो 2 प्रकार के आपके टिप्पण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आया था अभी हाल ही में कुछ किसी पेपर में देखा गया था कि टिप्पण के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें और आता है टिप्पण से संबंधित, या आप यूँ कह सकते हैं टिप्पण जो है, टिप्पण इक्वल्स टू विचार प्लस विश्लेषण। ठीक है, यानी कि ओपिनियन प्लस एनालिसिस मिलकर आपका टिप्पण बनता है। ये भी आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अवलोकन, नहीं। ऑप्शन बी निवेदन अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी अनुलोकनीय, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी अनुमोदन। ठीक है, अनुमोदन इसका बिल्कुल सही आंसर है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द है अनुमोदन। ऑप्शन ए की बात करें, अवलोकन किसे कहते हैं। अवलोकन कहा जाता है किसी वस्तु, घटना या व्यवहार को ध्यानपूर्वक सूक्ष्मता से देखना या निरीक्षण करना। ठीक है, उस चीज़ का निरीक्षण करना। ठीक है, ये हिंदी शुद्ध के लिए भी आता है। निरीक्षण करना क्या कहलाता है, अवलोकन। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो निवेदन किसे कहता है, ये किसी उच्च अधिकारी या आदरणीय व्यक्ति, संस्था से विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहना या विनती करना या प्रार्थना करना आपका निवेदन कहलाएगा। ठीक है, और अनुलोकनीय ये इसे छोड़ दीजिए, ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ऑप्शन बी भी मैंने आपको बता दिया और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, आता जाता और बहता में प्रत्यय है। तो क्या प्रत्यय है इसमें। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी आ, या ऑप्शन सी आता, ऑप्शन डी अता। ठीक है, आता जाता और बहता में जो आपका प्रत्यय है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और अगर आप प्रत्यय की बात करेंगे, ये क्या होता है, ये होता है ये किसी शब्दांश के शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, शब्दांश के अंत में जोड़ता है। ठीक है, शब्दांश के अंत में जोड़ता है, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आता है क्वेश्चन की, जो प्रत्यय है कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं, एक तो आपका कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय,
दूसरा क्या है, दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। जो कृत प्रत्यय है वो किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्रिया के अंत में जो लगता है, क्रिया के अंत में जो लगेगा उसको आप क्या कहोगे, अंत में, ये होगा आपका कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय, इसको भी देखिएगा, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के अंत में लगेगा, विशेषण के अंत में लगेगा, उसे क्या कहेंगे, आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है। ये भी आना चाहिए आपको दोनों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4 कहता है, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य है, या ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य है, ऑप्शन सी आज्ञावाचक वाक्य है, या ऑप्शन डी विस्मय आदि बोधक वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, ठीक है। ये किसी को आज्ञा दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कितनी बार, तो 8 भेद होते हैं। उसमें से 4 भेद आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये और ये 4 भेद आपके दिए गए हैं। इनके अलावा एक आपका प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। एक होता है संदेहवाचक, संदेह, जिसमें संदेह पैदा होगा उसको आपका संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। एक होता है आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक, संदेह और संकेत वाचक वाक्य। और एक होता है आपका निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। तो 4 यहाँ पे दिए गए थे, इच्छावाचक वाक्य, विधानवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि वाक्य। इसके अलावा आपका प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और निषेधवाचक, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछेगा तो 8 प्रकार से हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सरकार और अदालत शब्द मूलतः किस भाषा के हैं। ऑप्शन ए फारसी या तुर्की, ऑप्शन बी अरबी या अंग्रेजी, ऑप्शन सी फारसी या अरबी, ऑप्शन डी अरबी या तुर्की, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, फारसी भाषाओं के भी, अरबी भाषाओं के भी, ठीक है। अब आप लोग काफ़ी याद भी हो गए होंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, फारसी और अरबी। इसमें सरकार जो है फारसी भाषा का है और अदालत जो है अरबी भाषा का शब्द है। चलिए कुछ और लिख देता हूँ, फिर भी फारसी भाषा के लिख देता हूँ पहले से, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 4-5 करके याद करेंगे, ठीक। एक तो आता है आपका खरीदार, खरीदार कैसे, किस भाषा का शब्द है, फारसी। जिंदगी, जिंदगी ये किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। गुलाब, गुलाब किस भाषा का है, फारसी भाषा का, ठीक है। एक सितार आता है, सितार, सितार किस भाषा का है, ये भी फारसी भाषा का है। इसके अलावा दोस्त, दुश्मन, दोस्त, दुश्मन, सॉरी। इसके अलावा और क्या हो गया, फारसी भाषा में दफ्तर, इम्पोर्टेंट है दफ्तर, ठीक है। सौदागर, सौदागर ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए अरबी भाषा के देखिए जरा, अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द होते हैं, बहुत सारे हो चुके हैं पुराने वीडियो में, देखिएगा जरूर। गरीब, गरीब किस भाषा का है, अरबी भाषा का, ठीक है। कलम, कलम, कलम किस भाषा का है, इम्तिहान, ठीक है, ये भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। खबर, खबर, खबर। फैसला, फैसला भी अरबी भाषा का शब्द। कानून, कानून, ठीक है। मुजलिम, मुलजिम, सॉरी, ठीक है, मुजलिम बोलते हैं हम लोग भी, तो मुलजिम होता है, मुलजिम, ठीक। गवाह, गवाह किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का शब्द है। सुबह शाम, ठीक है। अमीर, गरीब, ठीक है, अमीर यहाँ पे गरीब है और अमीर भी, ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के। हकीकत, हकीकत एक शब्द है, ये भी आपका अरबी भाषा का शब्द है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है केंचुए को कुमाऊनी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गुज्जू, ऑप्शन बी केलू, ऑप्शन सी गमेल या ऑप्शन डी कितौल। ठीक है, केंचुए को कहा जाता है ऑप्शन डी कितौल कहा जाता है। कुछ और शब्द हैं जैसे कुमाऊनी भाषा के शब्द हैं कुछ और, तो कौन कौन से हैं जैसे देखेंगे हम। ईजा, ईजा पता है आपको, माँ को बोला जाता है ईजा कुमाऊनी भाषा में। आमा, आमा किसको कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में? दादी को या फिर नानी को, दोनों के लिए आमा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, इसके अलावा जवाई, ये आपको पता ही होगा, गढ़वाल में भी यही कहा जाता है शायद, जवाई, दामाद को दामाद, दामाद। ठीक है, इसके अलावा और कुछ और शब्द थे जैसे बाबू। ठीक है, एक सेकंड, बाबू किसको कहा जाता है? बाबू, ठीक है, पिताजी के लिए कहा जाता है बाबू। ठीक है, इसके बाद च्याल, च्याल किसको कहा जाता है? च्याल यानी कि च्याल कहा जाता है बेटा को। और बुआरी, बुआरी किसके लिए कहा गया है? बहू के लिए, बुआरी। ठीक है, चेली आएगा चेली, च्याल आएगा तो बेटा, चेली आएगा तो बेटी। ठीक है, इसके अलावा जून, एक शब्द आता है जून, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है कुमाऊनी में? चंद्रमा के लिए, चंद्रमा। ठीक है, एक आता है बदू, बदू शब्द किसके लिए आता है? बदू, अलविदा, अलविदा के लिए किया जाता है बदू शब्द का प्रयोग। ठीक है, और इसके अलावा चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ डैश 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 होता है, क्या होता है? तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पे? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। ठीक है, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपको हो वहाँ पे होता है ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार होता है वहाँ पे जैसे सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ सुबरन शब्द जो है, एक तो स्वर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं यहाँ पे। ठीक है, सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं, एक तो कवि के लिए अच्छे शब्द, और व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप, और चोर के लिए सोना। ठीक है, इस तरह से इसमें एक शब्द से 3 शब्द जुड़े हैं एक ही पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है शिखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? ठीक है, तो ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी कहानी संग्रह या ऑप्शन डी काव्य संकलन। तो शिखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? ये तो उपन्यास है। ठीक है, पहली बात, इसका सही आंसर है ए। ये किसका उपन्यास है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, जिनको अज्ञेय कहा जाता है, उनकी ये रचना है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक और विद्रोही है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक और विद्रोही उपन्यास है ये। ठीक है, शॉर्टकट लिख देता हूँ, अज्ञेय, अज्ञेय जी की रचना है ये। ठीक है, अगर पूरा नाम आता कभी अज्ञेय जी का तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सच्चिदा, ये शुद्ध अशुद्ध के लिए भी आता है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, उनका पूरा नाम आता है कई बार, हीरानंद वात्स्यायन, वात्सा दोनों आधा सौ आएंगे। ठीक है, आधा तो आधा सौ या यन, वात्स्यायन। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध के लिए आते हैं शब्द, और या फिर अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, और ये किस प्रकार की उपन्यास है? ये भी आता तो मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक और विद्रोही उपन्यास है, विद्रोही उपन्यास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका सरल वाक्य का चयन कीजिए।
ऑप्शन ए मोहन हंसता है, ऑप्शन बी सीता आपको अपना बड़ा भाई मानती है, या ऑप्शन सी माताजी ने सीमा को एक साड़ी दी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में आपको बता दूं, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ठीक है, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक ही उद्देश्य हो, और अगर आपको उद्देश्य पता नहीं है तो मेरे पुरानी वीडियो में देखिएगा। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय, एक ही विधेय हो। ठीक है, अगर उद्देश्य और विधेय नहीं पता तो पुरानी वीडियो देखिए, वहाँ पे जरूर बताया गया है। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, तो वहाँ पे आपका सरल वाक्य होता है। आता है कभी कभी किस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसे कौन सा वाक्य कहा जाता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और या मिश्र वाक्य, इस तरह से पूछता है। ठीक है, तो आपको बताना है सरल वाक्य हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वे सज्जन पुरुष हैं। इस वाक्य में अनावश्यक शब्द है, इसमें कुछ शब्द एक्स्ट्रा लिख दिया गया है जो इसमें नहीं लिखना चाहिए था। तो कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी हैं, या ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो यहाँ पे सही जो है वे सज्जन पुरुष हैं, तो पुरुष शब्द इसमें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वे सज्जन हैं, इसी से समझ आ जाता कि वो पुरुष हैं। ठीक है, वे सज्जन हैं, तो यहाँ पे पुरुष शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, अनावश्यक शब्द आ गया इसमें। ठीक है, तो और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, वे सज्जन हैं, इतना समझ आ जाएगा कि वो पुरुष होगा। ठीक है, तो और कभी कभी सज्जन का वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? सत धन जन। ठीक है, सत धन जन यानी कि सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा, सत प्लस जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है राम की शक्ति पूजा की रचनाकार हैं, तो कौन है इनके रचनाकार? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है राम की शक्ति पूजा की रचनाकार है महाप्राण। ठीक है, महाप्राण आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है महाप्राण? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है महाप्राण। लिख लीजिएगा, कभी कभी इनका उपनाम आएगा तो महाप्राण, महाप्राण के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है, तो इन्हीं की रचना है राम की शक्ति पूजा। ठीक, 1936 में हुई थी प्रकाशित, ये भी लिख लीजिएगा, 1936 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, अगला देखिए, एक अनामिका किसकी आती है? अनामिका रचना, ये भी इन्हीं की है। ठीक है, अनामिका रचना आएगा कभी, अनामिका किसकी रचना है? तो ये भी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इसके अलावा एक गीतिका भी आता है, ये भी इन्हीं की रचना है। कौन सी? गीतिका। ठीक है, गीतिका के अलावा और एक और है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता ये भी रचना किन की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी कि महाप्राण जी की। ठीक है, एक और आता है परिमल। परिमल ये भी किसकी है? ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, एक आता है आपका तुलसीदास, ये किसकी रचना है? तुलसीदास, ये है कविता। ठीक है, ये किसकी कविता है? तुलसीदास। तो ये आपकी कविता संग्रह है, किसकी है? कवि, ये भी आपकी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक, इसके अलावा एक सरोज स्मृति, सरोज स्मृति किसकी है? तो ये भी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, चोटी की पकड़ उपन्यास है एक, चोटी की पकड़, ये किसकी उपन्यास है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, इसके अलावा अलका, अलका उपन्यास किसकी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अप्सरा आएगा, अप्सरा ये भी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, एक आता है जो अपूर्ण था इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपूर्ण उपन्यास था, वो कौन सा है? काले कारनामे। काले कारनामे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, काले कारनामे किसके थे? कारनामे। तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपूर्ण था, अपूर्ण। ठीक है, तो
चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? यदि आप ए को देख रहे हैं तो यह गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ऑप्शन बी ज्यों, ये तो आपका संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन डी ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। यदि आप ऑप्शन सी देख रहे हैं तो ये आपका सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। सौ ये आपका मूर्धन्य सौ है, मूर्धन्य सौ। इसके अलावा एक आपका ये वाला सौ होता है और एक आपका ये वाला सौ होता है। इसको आप बोलते हो दंती सौ, दंती सौ। इसको आप बोलते हो तालव्य सौ, तालव्य सौ, ठीक है। ऑप्शन बी जो आपका ज्यों जो है ये किस किस से मिलकर बनता है? जौ प्लस यों, ठीक है, हलंत के साथ। जौ प्लस यों से आपका ज्यों बनता है। ऑप्शन डी ये आपका अक्सौ है, कौ प्लस हलंत के साथ कौ प्लस सौ से मिलकर बनता है, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो आपके संयुक्त व्यंजन है 4, ठीक है। 2 तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक आता है आपका त्रौ, ये तौ प्लस रौ से मिलकर बनता है, तौ प्लस रौ से। और इसके अलावा एक आता है श्रौ, श्रवण कुमार वाला, ठीक है। ये आपका तालव्य सौ और रौ से मिलकर बनता है, ठीक है। बता दिया मैंने 4। ऑप्शन ए की बात करें तो ये ध्यो है। ऑप्शन ए जो है ये आधा दौ और यौ से मिलकर बनता है, ध्यो, ठीक है। आधा दौ और यौ से मिलकर, ठीक है। तो ये आपका ध्यो बोलते हैं इसको, ध्यो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है निम्न में से मक्खन का पर्यायवाची है। तो कौन सा है मक्खन का पर्यायवाची? ऑप्शन ए अतिसौरभ, ये तो है था आम का, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी रंभा, ये होता है केले का, केला। ऑप्शन सी नवनीत, नवनीत ये बिल्कुल सही है, मक्खन का होता है। इसके अलावा मक्खन को कहा जाता है लौनी, लवनी, ठीक है। 2 लवनी, लवनी हो गया। इसके अलावा दधिसार, दधिसार, दधिसार ये मक्खन का होता है। एक होता है दधीज, दधीजौ, ये भी आपका मक्खन का होता है। एक होता है क्षीर सार, ठीक है। क्षीर होगा तो खाली दूध होगा, क्षीर यहाँ पे दूध का हो जाएगा। और छार तो अब ये मक्खन का हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन ए की बात करें तो आम में और क्या क्या हो सकते हैं? अमृत फल, अमृत फल ये आम का पर्यायवाची है। कभी कभी इसको अम्ब भी कहा जाता है, अम्ब, ठीक है। साहूकार भी कहा जाता है, साहूकार, ठीक है। इसके अलावा रसाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रसाल, ये आता है कई बार क्वेश्चन। आम्र हो गया, आम्र, ठीक है। और ऑप्शन बी पे आ जाइए तो रंभा आपका केले का होता है, केला। और क्या कहा जाता है केले को? मोचा, मोचा भी केला हो गया, ठीक है। कदली, कदली, कदली ये भी आपका इसी का हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट भानुफल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, भानुफल केले को कहा जाता है, ठीक है। एक और आता है गजवसा, गजवसा ये आपका केले का हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी क्षीरमा, ये क्षीर का दूध हो गया। और इसके अलावा दुग्ध, दुग्ध हो जाएगा, ठीक है। एक पाल्य आता है, पाल्य ये भी दूध का हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा गौरस, गौरस ये भी आपका दूध का हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हिंदी के व्यंजनों के वर्ग हैं कितने हैं? ऑप्शन ए 2 या ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो हिंदी में जो व्यंजन हैं इनके वर्ग हैं टोटल 5 हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक क वर्ग हो जाएगा, बता देता फटाफट, च वर्ग, च वर्ग, ठीक है। ट वर्ग, ट वर्ग, ठीक है। इसके बाद त वर्ग हो गया, त वर्ग। इसके बाद प वर्ग हो गया। ये 5 वर्ग होते हैं, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न,
प फ ब भ म, ठीक है। ये वर्ग होते हैं आपके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी या ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी, ठीक है। उपभाषा पूछेगा तो ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। यदि ये अपभ्रंश पूछ देता, अपभ्रंश किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। और खड़ी बोली के अन्य नाम कभी कभी खड़ी बोली ना दे करके कौरवी दे देगा, कौरवी, ठीक है, या कौरवी या फिर हिंदुस्तानी भाषा बोली बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, ठीक है। खड़ी की जगह खरी भी बोला जाता है, खरी भाषा, खरी बोली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्र पूछेगा, खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो मेरठ, बिजनौर, ठीक है, मुजफ्फरनगर और दिल्ली, ये वाला एरिया जो है आपका खड़ी बोली का है, ठीक है। चलिए, और खड़ी बोली को ठेठ हिंदी भी कहा जाता है, ठीक है। खड़ी बोली को ठेठ हिंदी कभी आएगा, ठेठ हिंदी के नाम से, ठीक है। ठेठ हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, अगर खड़ी बोली ना दे देगा ठेठ हिंदी दे देगा तो किसे, तो पश्चिमी हिंदी, ठीक है। ठेठ हिंदी यानी कि खड़ी बोली की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करके जरूर देना दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है भगवत भक्ति का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए भगत प्लस भक्ति, ऑप्शन बी भगवत प्लस भक्ति, ऑप्शन सी भागवत प्लस भक्ति या ऑप्शन डी भग प्लस भक्ति, ठीक है। भगवत भक्ति का संधि विच्छेद है भगवत प्लस भक्ति, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि इसका उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 में कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादि संधि नहीं है। कौन से शब्द में अयादि संधि नहीं है, तो ऑप्शन ए नयन, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी इत्यादि, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इत्यादि जो है यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। यण संधि किसे कहा जाता है, जिस संधि विच्छेद में इति प्लस आदि यानी ई प्लस आ बराबर या बनाता ना, तो वहाँ पे आपका यण संधि होता है। वहाँ पे यण संधि है, यण संधि का नियम यही कहता है ई प्लस आ बराबर या होगा तो आपका यण संधि होगा, तो यहाँ पे आपका यण संधि है, ठीक है। और ऑप्शन ए नयन, ऑप्शन बी गायक और ऑप्शन सी नाविक, ये आपके अयादि संधि के उदाहरण है, ठीक है। इसे पूछा था नहीं है, तो नहीं है, इत्यादि नहीं है, इत्यादि यण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। ऑप्शन ए पूर्वी पहाड़ी, ऑप्शन ए मध्यवर्ती पहाड़ी, ऑप्शन सी पश्चिमी पहाड़ी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जौनसारी बोली आती है ऑप्शन सी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी में लगभग 62 छोटी छोटी बोलियाँ आती हैं, ठीक है, 62 के करीब है कम से कम, ठीक है। इसमें आपका सिरमौरी भी इसी में आता है, सिरमौरी आएगा कभी तो इसी में आता है। मंडियाली जो मंडी में बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में, ये भी इसी में आती है, ठीक है। और कुल्लवी जो कुल्लू में बोली जाती है, कुल्लवी, ये भी इसी में आती है। और भी बहुत सारी हैं, ये लगभग 62 के करीब हैं जो आपके पश्चिम पहाड़ी में आती है। और मध्यवर्ती पहाड़ी में आएगा ऑप्शन बी, तो इसमें आपका गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली बोली और कुमाऊनी बोली आपके मध्यवर्ती पहाड़ी में आती है, ठीक है। ऑप्शन ए पूरी पहाड़ की बात में आएंगे तो इसमें आपका नेपाली भाषा आती है, नेपाली भाषा आपकी पूरी पहाड़ी में आती है, ठीक है। मध्यवर्ती बता दें गढ़वाली और कुमाऊनी बोली आती है, और पूर्वी पहाड़ी में नेपाली भाषा होगी, और पश्चिमी पहाड़ी में आपके हमारे यहाँ से जौनसारी बोली होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सिरमौरी हो गया, मंडी में जो बोली जाती है मंडियाली भाषा होगी, कुल्लू में जो
कुल्लवी बोली जाती है, वो भी आपकी पश्चिमी पहाड़ी में आती है। लगभग इसमें 62 बोलियाँ आती है छोटी छोटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, या ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। वह जो आता है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, अन्य पुरुष में आता है वह, ठीक है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। 3 भाग हैं या 3 भेद हैं या 3 प्रकार हैं पुरुषवाचक वाक्य के, पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक। तो यह, वह, ये और वे, ये आपके अन्य पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तुम, आप, ठीक है, और तुम्हारा, तुम, तुमको, ये सब इसमें मध्यम पुरुष में हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है अभिज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए विज्ञ है, ऑप्शन बी अज्ञ है, ऑप्शन सी अनभिज्ञ है, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभिज्ञ का अर्थ क्या है, अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, और तभी आप विलोम बता पाओगे। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, ठीक है, जो समझ रखता हो, ठीक है। तो इसका जो सही विलोम होगा ऑप्शन सी अनभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ अनजान, नासमझ, अज्ञानी, ठीक है। ये हो गया आपके अनभिज्ञ के लिए। ऑप्शन बी में जो अज्ञ है इसका मतलब भी यही होता है नासमझ, ठीक है, अज्ञानी, नासमझ। तो यहाँ पे इसका सही जो विलोम होगा इसका विज्ञ होगा, विज्ञ, ठीक है। अज्ञ का विज्ञ हो गया और अनभिज्ञ का अनजान, नासमझ, अज्ञानी, ये भी वही होगा। और अज्ञ का मतलब यही होता है, ठीक है। पर विलोम इसका सही जो सटीक होगा अनभिज्ञ होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।